Hello everyone, welcome back to my channel. So this video is particularly dedicated to class 12, that how they can score 90 plus in English in the class 12 board exam. See, scoring 90 plus in English isn't a piece of cake, but it's neither impossible. So just you need is focus, dedication, hard work and consistency. So as you know, is English is divided into two parts, literature and language. लिटरेचर में आप स्टिल आई वुड से 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो, बट इन लैंग्वेज यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज. एंड ऑल्सो इन लिटरेचर वाइल राइटिंग क्वेश्चन आंसर्स इट इज़ नॉट लाइक क्लास 10 कि तुम कुछ भी लिखोगे तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे. मतलब कुछ भी से मतलब है कि लाइक थोड़ा बहुत मिलता जुलता, बट तुम्हें बहुत ही प्रिसाइज और सिस्टमैटिक होना है लिटरेचर में भी वाइल राइटिंग क्वेश्चन. सो लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज. देखो, इंग्लिश लैंग्वेज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. आपका राइटिंग पार्ट जिसमें कॉम्पोजिशन आ जाएगा, एंड देन आपका डायरेक्टेड राइटिंग्स जिसमें प्रपोजल राइटिंग एंड बुक रिव्यू, फिल्म रिव्यू, आर्टिकल राइटिंग, एसओपी सारे आते हैं. उसके बाद हमारा ग्रामर एंड देन कॉम्प्रिहेंशन. सो नाउ फॉर फ्रेजल वर्ब्स. देखो, फ्रेजल वर्ब्स आपको डेली प्रैक्टिस करने होंगे. अब ये मैंने सारे फ्रेजल वर्ब्स क्या करा था, एक नोटबुक ली थी. जैसे टर्न के जितने भी फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, क्योंकि टर्न, पुट, रन, सेट, ये सारे काफ़ी रिपीटेड फ्रेजल वर्ब्स हैं जो कि एग्जाम्स में आते हैं. तो इन सबको आप एक पेज में लिख दो, सारे इंडिविजुअल आपको डेली प्रैक्टिस करने होंगे. और ये ऐसा नहीं है कि ये 1 मंथ में हो जाएगा या 1 दिन में हो जाएगा, डेफिनेटली नहीं होने वाला. और अभी आप पे 9 मंथ्स है, तो आप आराम से इनको रोज़ लिखो. आपकी क्लास 11th और क्लास 12 की बुक होगी, उनमें से देखना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. और अगर आप गूगल से देखते हो तो आप गूगल से देखो. और फ्रेजल वर्ब्स एक ऐसी चीज़ है मतलब जिसमें लिमिटेड सिलेबस नहीं है, ये अनलिमिटेड है. जैसे अगर हम रन या सेट के पढ़ ले तो इसी में मतलब 50 से 60 या 70 तक फ्रेजल वर्ब्स होंगे, और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं. पर जो आपका क्या मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट हो बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से, और मतलब जो काफ़ी रिपीटेड होता है, आप उन पर ज़्यादा फोकस करना. बाकी आप ऑफकोर्स अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो. और अगर आपको फ्रेजल वर्ब्स किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ना है तो मैं आपको एक चैनल सजेस्ट करना चाहूँगी जो कि है स्टडी विद सुधीर, SWS. तो आप उनकी वीडियोस जाके गो थ्रू कर सकते हो. एंड ही इज़ वेरी जेन्युइन पर्सन, बहुत ही मतलब आपको सिस्टमैटिकली पढ़ाएंगे अच्छे से. यू कैन ट्रस्ट ऑन हिम. एंड नाउ देयर आर सम फ्रेजल वर्ब्स विच आर फिक्स्ड. तो ये भी मैंने SWS वाले चैनल से ही देखा था. उनकी एक वीडियो थी दैट विच वॉज ऑन फिक्स्ड फ्रेजल वर्ब्स. सो डेफिनेटली यू कैन गो थ्रू इट. द नेक्स्ट thing I want to say is for this transformation. Because transformation, the rules are very 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 important. जब तक आपको रूल्स नहीं पता होंगे कि as soon as के साथ, no sooner के साथ, जैसे does लगता है उसके साथ V1 आता है, और had आएगा तो V3, दैट इज़ थर्ड पार्ट ऑफ द वर्ब लगेगा. अगर ये नहीं पता, और छोटी सी एक मिस्टेक भी हो गया, आपने S नहीं लगाया, जैसे runs या rings, जैसे no sooner do the bell rings, एस नहीं लगाया तो सीधे 1 मार्क ऑन. ऐसे ही आपके बहुत सारे आपके मतलब रूल्स हैं. जैसे हार्डली के साथ है सो दैट, नॉट विथ स्टैंडिंग हो गया, इन स्पाइट ऑफ आता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, अनलेस, अनटिल, बट ओनली, ये सारे आपको इनके सबके रूल्स पता होने चाहिए. बिसाइड्स, ऑल्सो एंड ऑलवेज इसके साथ नहीं आता. बिसाइड के साथ केवल एक कॉमा यूज़ होता है. तो जब तक आपको ये रूल्स पता नहीं होंगे तब तक आपका ये कोई भी सेंटेंस आपका ठीक नहीं होगा, और आपके एक एक नंबर ऐसे ही जाते जाएंगे. तो आपको सबसे पहले इनके रूल्स पता होने चाहिए. एक बार रूल्स पता चल गए तो आपके सारे सेंटेंस में एक ही रूल लग रहा है और सारे आपके सही हो जाएंगे. बस आप अभी आप पे टाइम है तो अभी आप वही मैंने जो चैनल आपको सजेस्ट करा था उससे अब जाना. सारे रूल्स उधर ही आपको बता देंगे, और इनको एक नोट कर देना. ऐसे नहीं कि हवा में नोट कर देना एक सेपरेट नोटबुक में, और उनको सबको रोज़ डेली आपको रिवाइज़ करना है. डेली नहीं तो वीकली नहीं तो मंथली, पर प्लीज़ करना मंथली, तो नहीं तो आप फिर से भूल जाओगे. जैसे आपने आज रिवाइज़ करा तो वीकली में एक बार तो रिवाइज़ कर ही देना, बिकॉज रिविजन इज़ द की. एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अभी आपकी समर वेकेशन स्टार्ट हो गई होंगी, तो उसमें आपको क्या करना है, जो आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिसमें आपको 20 मार्क्स मिलेंगे. फॉर इंग्लिश वो 20 मार्क्स होते हैं, और जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा वो 80 का होगा. तो प्लीज़ उस मतलब जो आपको प्रोजेक्ट मिलेगा उसको सीरियसली लेना, और उसको काफ़ी जितना अच्छा बना सकते हो उसमें अपना टाइम स्पेंड करना वेकेशंस में. सो दोज 20 मार्क्स यू कैन ईजिली गेट इन टू योर हैंड, विच विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ स्कोरिंग वेल in English. See, this is a one-time work. You don't need to make it again and again. Once you have made, it's done. And then you can revise it whenever you get time. तो ये मैंने क्लास 11th में ही बना दिए थे, बट कुछ मैंने जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ वो क्लास 12th में बनाए थे मैंने. और मतलब थोड़ा बहुत रिविजन भी हो जाए और ऐड ऑन करने के लिए जो मैंने वीडियो से देखे थे, और जो मैं इंग्लिश की हमारी जो टीचर थी उन्होंने बताए थे. So now let's move on to the next part. See, this book I have bought from
Amazon, which is from Study with Sudhir, जो मैंने बताया था, तो उन्होंने ये बुक लिखी है. And this is the guidebook that how can you write your essays, and if you are not good at writing essays then definitely go for this book, because देखो आपको ये तो पता था कि हमने क्या सोच लिया, पर ये समझ नहीं आता that how can you present your ideas on the piece of paper. So this book contains all types of essays, be it descriptive, narrative, story writing, argumentative and all those. I would highly recommend this book to all those. But इस बुक को आप जल्द से जल्द लेकर आना, क्योंकि अगर आप इसको सोचो कि मैं जब मेरा सारा सिलेबस हो जाएगा मैं तब दिसंबर जनवरी में मंगाऊंगी, तब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको अभी से इसके सारे एसेज आपको समझना पड़ेगा कि आपको कैसे लिखना है. कि एक बार आप, क्योंकि ये टाइम लेगा, ये चीज़ ऐसी नहीं है कि 1-2 दिन में आ जाएगी. सेम वैसे फ्रेजल वर्ब्स के साथ होता है, या आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ोगे उतना आपको समझ आएगा. तो इसको आप जल्द से जल्द, मैं तो बोलिए अभी वेकेशंस में ही मंगा लेना. इट्स ऑफ 300 to 400 की रेंज में आएगी ये. सो बाय दिस बुक एज सून एज पॉसिबल. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू डायरेक्टेड राइटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्रपोजल राइटिंग आएगा. देखो प्रपोजल राइटिंग, it is the golden topic in which you can score 10 out of 10 by just knowing the right format and how creatively you can think. So you can see the format on the screen. So now what you can do in a summer break is सारे जितने भी आपके पॉसिबल टॉपिक्स है, जैसे प्रपोजल टू ऑर्गेनाइज सेल्फ डिफेंस क्लासेस, वोकेशनल एजुकेशन, ड्रामा क्लब, डांस क्लब, डिबेटिंग क्लब, सिंगिंग क्लब, जितने भी हो सकते हैं आपको पता है कि क्या क्या आ सकते हैं. देन आप इनके क्या करो, ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर कर लो. बाय प्रिपेयरिंग द ऑब्जेक्टिव्स आपको टाइम नहीं लगेगा सोचने का, एंड ईजिली आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और उससे ही मिलता जुलता अगर कोई टॉपिक भी आएगा तो आप उसमें ही वो वाला सेम टू सेम छाप सकते हो. तो वो आपके लिए काफ़ी इजी बन जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. गूगल में सर्च कर लेना अगर आपको नहीं समझ आएगा तो 12 या 15 टॉपिक्स आप ऐसे प्रिपेयर कर लो कि आप उनके लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मेन लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में टाइम हमारा वेस्ट होता है उसको सोचने में, और उसको आपको काफ़ी क्रिएटिवली सोचना है. एंड हेडिंग एंड स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में आपके कीवर्ड्स होंगे, वो जैसे आप फॉर एग्जाम्पल फॉर सेल्फ डिफेंस क्लासेस यू कैन राइट दैट फॉर मेकिंग दैम इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट. वो दोनों चीज़ें सेम थिंग है, तो आपको इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग लिख सकते हो आप, ठीक है. बट सेम वर्ड नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपको फिर उसका एक ही नंबर मिलेगा 2 की जगह. तो आपको आई थिंक आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. वन मोर थिंग फॉर लिस्ट ऑफ मेजर्स, दीज 4 points हैज़ टू बी मैंशन दैट व्हेन, वेयर, फॉर होम एंड वन एक्टिविटी. और क्लब के लिए हमेशा सेटअप आएगा, और फेस्ट वगैरह के लिए ऑर्गेनाइज. और क्लब की कोई एंडिंग डेट नहीं होती, मतलब एक स्पेसिफिक डेट्स यहाँ से यहाँ तक आप मेंशन मत करना, बस ये लिखना द क्लब इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस डेट. 2 मत करके, मतलब एक ही जो स्टार्टिंग डेट होगी इसकी ख़त्म कोई डेट नहीं होगी, मतलब फाइनल डेट नहीं होगी, केवल ओनली इनिशियल डेट. So now the point is which book to buy for practicing PYQ. So this book by Oswal, ISC Question Bank for class 12th. I would say you can buy this book because इसमें सारे क्वेश्चन पेपर आपके PYQs आ जाएंगे, और टॉपिक बाय टॉपिक, मतलब जैसे फ्रेजल वर्ब्स है तो उससे सारे रिलेटेड जितने भी होंगे तो आप देख सकते हो सब कुछ है. कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्पोजिशन, सब कुछ प्रैक्टिस करने के लिए एक ही बुक में. तो आप एक ही बुक लो और ये सारे इंग्लिश लैंग्वेज में आपको हेल्प कर देगा. तो ये आपके देखो ISC एग्जामिनेशन, मतलब जो बोर्ड का पेपर था वो भी है, और ये सॉल्व पेपर्स हैं. आपको सॉल्व, मतलब पहले आप सॉल्व कर लो फिर आप चेक कर सकते हो अपने आंसर्स, और मतलब मोस्टली 99% के आंसर्स करेक्ट है. 1% कहीं कहीं कुछ प्रिंटिंग एरर है या कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे, तो वो आपको खुद देखना पड़ेगा. वैसे 99% मतलब सारी सही है. सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी है, ऐसा नहीं है कि मतलब वही है, सैम्पल पेपर्स भी है, PYQs दोनों हैं. फिर कॉम्पोजिशन है, आप देख सकते हो ये जितने भी ऐसे रिटन है ना, ये सारे टॉपर्स के आंसर्स हैं. तो आप इनसे भी अपने मतलब थोड़ा सा आइडियाज़ ले सकते हो कि कैसे कैसे हम लिख सकते हैं, स्पेशली इन डायरेक्टेड राइटिंग. गाइस फॉर डायरेक्टेड राइटिंग जैसे बुक रिव्यू हो गया, SOP वगैरह, आर्टिकल राइटिंग हो गया, इससे आप ऑफकोर्स आइडियाज़ ले सकते हो. और अभी आप पे वेकेशन है तो आप, मैं बोलूँगी प्रिपेयर कर लो एक एक करके सारे, क्योंकि बस आपको वो एक बार लिखना है, और सारे जॉनरा में प्रिपेयर कर लेना, जैसे हॉरर हो गया और मतलब रोमांटिक और एक्शन, नॉन एक्शन, सब में प्रिपेयर कर लेना. एक ही बार प्रिपेयर करना है आपको, बार बार प्रिपेयर नहीं करना. और फिर बस उसी को, अगर कुछ मिस्टेक्स होगी एक में अपने टीचर से चेक करवा देना, और कोई मिस्टेक्स होगी तो उसको ठीक करके एक ही अभी से लर्न करने लग जाना, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू लिटरेचर. लिटरेचर में हम पे 3 बुक्स है, प्रिज्म, रैप्सोडी एंड मैकबेथ. और इनका एक ही है कि आपको कोट्स अच्छे से लर्न करना है, और उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में क्लोज करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में, ओपन एंड क्लोज. और
जितनी कोड्स आप पॉसिबल है लर्न कर लेना, जितने भी मैक्सिमम इंपॉर्टेंट कोड्स है, क्योंकि जैसे आपको कोड्स, जैसे एग्जामिनर को कोड दिखते हैं वो सीधे एक टिक लगा देगा, बाकी आपकी एक्सप्लेनेशन पड़ेगा भी नहीं। सीधे आपको कोड दिखी, उससे रिलेटेड है क्वेश्चन से, ऑफकोर्स एकदम 1 नंबर मिल गया, 2 कोड 2 नंबर, 3 नंबर। तो आपको ऐसे कोड्स, मतलब कोड्स ही इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो मैंने हाईलाइट करी है। और जो ये वाली बुक है मुझ पर मैकबेथ की, इसमें साइड बाय साइड एक्सप्लेनेशन था। तो अगर आपको ये वाली बुक बाय करनी है, मतलब अगर आपके टीचर्स आपको एक्सप्लेनेशन दे रही है, देन वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर आप ये वाली बुक ले सकते हो, और नहीं तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, सब आप पे डिपेंडेंट है। और जो हमारी टीचर थी इंग्लिश की, तो वो हमें एक्सप्लेनेशन भी देती थी, तो मैंने अलग से नोटबुक बना रखी थी। तो एम फॉर मैकबेथ, तो उसकी जितने भी डायलॉग्स है उसकी एक्सप्लेनेशन, तो काफ़ी ईजी बन जाता है हमारे मतलब समझने में। तो मैकबेथ हमें इतनी मुश्किल नहीं लगी समझने के लिए। हाँ, ऑफकोर्स लर्निंग पार्ट वॉज थोड़ा सा ट्रिकी, बट समझ सब कुछ आता है मैकबेथ में। इवन प्रिज्म एंड रैप्सोडी वर ईजी टू अंडरस्टैंड. So these are all the written parts which a teacher used to repeat us. So now, which are the important scenes in Macbeth? So Act 3 scene 1 is very important, which is a scene between Banquo and Macbeth, also solidified Macbeth and as well as Macbeth. And the important thing are the codes which you have to learn thoroughly. Act 3 scene 4, which is also called the banquet scene, which is the most important scene, because इसमें Macbeth sees a ghost of Banquo and all those hallucination which he dreams, तो वो सारे आपको पता चाहिए विथ कोड्स। आप अंडरलाइन कर देना कोड्स और इनको रोज डेली पढ़ना। एंड देन एक्ट 4 में ऑल 3 सीन्स ऑफ एक्ट 4, सीन 1, सीन 2, सीन 3 वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो। और इनके कोड्स के साथ, और ये काफ़ी बड़े हैं, बट आपको इनको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं है आपकी इन्हें छोड़ पाओ, क्योंकि इनसे काफ़ी मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं सीन से बनेंगे। एक्ट 4, एक्ट 3, सीन 4। एक्ट 3 सीन 5 में क्या है, बहुत सारे सीन्स हैं, पर क्या है बहुत छोटे छोटे और बट सब अपने अपने सिग्निफिकेंस कैरी करते हैं। ऐसे नहीं कि आप छोड़ तो आप कुछ सकते ही नहीं हो, पर मतलब जो मेन मैं आपको बोल रही हूँ जिसमें आपको ज़्यादा अपना फोकस रखना है, वो ये वाले सीन्स हैं। एक्ट 4 में सारे सीन हैं, एक्ट 3 में सीन 4 है और सीन 1 है, एंड एक्ट 5 में सीन 1 वेरी इंपॉर्टेंट, द स्लीप वॉकिंग सीन ऑफ लेडी मैकबेथ, देन फाइनली द मैकबेथ का डेथ सीन जिसमें ही डाइज। तो ये सारे सीन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मतलब इनमें आपको काफ़ी क्लियरली और अच्छे से समझना है। बाकी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा सारे समझने के लिए। एंड देन मूव ऑन टू प्रिज्म में द मेन थिंग इज़ द कीवर्ड्स, जो आपके चैप्टर्स आ रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ना। प्रिज्म आप सारे समझ आ जाएंगे कुछ चैप्टर्स, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। व्हाट यू नीड टू डू इज़ लर्न द कोड्स, मतलब रैप्सोडी में भी आपको काफ़ी ईजिली हो जाएगी लर्न आपके जितने भी कोड्स है। जैसे टेलीफोन कॉन्वर्सेशन इज़ वेरी ईजी पोएम, और इससे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। द मेन जो डिफ़िकल्ट पोएम है वो है आपका डेड बी नॉट प्राउड एंड स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स, एंड जो दोनों का कॉन्टेक्स्ट है थोड़ा ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन होती है इन दोनों के बीच में। तो इनको आपको अलग अलग इंडिविजुअल पढ़ना और समझ के और डिफरेंस पता कर देना कि इस वाली पोएम में ये है, क्योंकि आप डेफिनेटली आप कन्फ्यूज हो जाएगी कि ये वाली पोएम डेड बी नॉट प्राउड का आप स्मॉल टाउन्स में डाल दोगे और स्मॉल टाउन्स का डेड बी नॉट प्राउड में। तो ये काफ़ी स्पेशली जो लास्ट स्टैंजा है इनके, और डेड बी नॉट प्राउड और ये स्मॉल टाउन्स काफ़ी ट्रिकी है, लगती छोटी है पर है सबसे ज़्यादा ट्रिकी है। और जो बीथोवेन सबसे बड़ी है वो काफ़ी इजी है। और टिथोनस इज़ ऑल्सो वेरी मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा। फर्स्ट पेज इज़ स्टिल ईजी, बट सेकेंड एंड थर्ड आर डिफ़िकल्ट। और जितनी भी एक्सप्लेनेशन है वो सब मैं नोटबुक में लिखती थी, जो भी हमारी मैम बताती थी। और जो मैंने एक वाली जो ये दूसरी नोटबुक बनाई थी, ये मैंने खुद के लिए बनाई थी, जिसमें मैं सारे जितने भी कीवर्ड्स थे वो लिखती थी हर चैप्टर, मतलब जिसमें प्रिज्म और रैप्सोडी 2 in 1 वाली आती है, शायद ज़ेवियर पिंटो करके वाली। तो आप वो वाले बाय कर सकते हो, उसमें आपको सारे थीम्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक समरी मिल जाएगी, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। अलग से लिखने के लिए ज़रूरत नहीं है, मैंने नहीं मतलब वो बाय नहीं करी थी, तो मैंने खुद से सारे करे हुए, कुछ यूट्यूब से, कुछ जो हमारी टीचर्स देते थे, और मतलब जितने भी सारे समरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने खुद लिखे हुए हैं, कुछ थोड़ा सा बुक से ले लिया उस वाली बुक से। तो ये सारे एक कंबाइन करके मैंने एक नोटबुक में लिख रहे थे, जो कि काफ़ी मतलब ईजी बन जाता है कब पढ़ने के लिए। एक्ट 4 सीन 1 क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट था, फिर सेम एक्ट 4 सीन 2, एक्ट 4 सीन 3 के लिए भी करे थे। एंड ऑल्सो आपको हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर के लिए आपको कैरेक्टराइजेशन वो करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक उसकी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ये मैकबेथ के लिए विथ कोट्स, क्योंकि आप देख सकते हो जैसे मैकबेथ नेवर डाइंग स्पिरिट, उसके लिए ओवर कॉन्फिडेंस। देन मैकबेथ करना पड़ेगा क्योंकि आपको बना बनाया कहीं नहीं मिलेगा। देन देयर विल कम सॉफ्ट फ्रेंड्स, उसके सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है कि आ सकते हैं, ऐसे पूछा जा सकते हैं, और अगर नहीं भी पूछेंगे तो मतलब सेम पॉइंट्स में किसी और क्वेश्चन में आंसर में भी डाल सकती हूँ विथ कोट्स।
तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको खुद ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको मेरे नोट्स सही होंगे तो मुझे बता देना, आपको नेक्स्ट वीडियो में मतलब PDF बना के दे दूँगी जितने पॉसिबल है। अब जो अभी मेरे हाथ में नोट्स की वो देख रहे हो ना बंडल, ये सारे नोट्स हमारी इंग्लिश टीचर ने दिए थे। So our English teacher was exceptional, going above and beyond us to support us, and she provided us with a well-structured answers, detailed notes, and clear explanation. मतलब तुमने देख लिया होगा जो मैं तुम्हें पहले दिखाई थी, जितनी भी एक्सप्लेनेशन थी मैगबेथ की। एंड वो भी कब शेयर करती थी मैम, मतलब लेट नाइट में, मतलब जब उनको टाइम मिलता था प्रिपेयर करने का। और आप ये देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ये भी आपको प्रिपेयर करना है, पर ये आप तब प्रिपेयर करना जब आपका सारा सिलेबस हो जाएगा पूरा। तो ये सारे जितने भी मैम हमें व्हाट्सएप में लिखती थी, फिर मैं मतलब जितने भी बच्चे थे फिर हम सब लोग इसका प्रिंट आउट निकालते थे। और ये मैम ने मतलब वैसे लास्ट में भेजा था फेब के मंथ में, और मतलब लकीली इससे 2 या 3 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आए थे 10 मार्क्स में। एंड भाई इतना खुशी हो रही थी ना जब ये देख के। और ये जितने भी थे वो ज़्यादा मैकबेथ से थे, मतलब बाकी से भी थे प्रिज्म और रैप्सोडी से, बट मेन जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को मैकबेथ से ही आती है लिखने में। प्रिज्म और रैप्सोडी में स्टिल आपको पता था कि हम ये सब लिख सकते हैं, और विद कोड्स, भाई हमें लाइक कोड्स भी ढूंढना ना पड़े। और ये कुछ कोड्स क्या पुराने, मतलब जो हमारे क्लास 7th में थे ना, उससे भी डाली गई है। तो मार्केबल डेडिकेशन एंड सपोर्ट फ्रॉम आवर टीचर्स। सो अगेन फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन यू कैन बाय द ISC ओसवाल बुक सेम, मतलब आप बाय कर सकते हो। इसमें सारे MCQs हैं आपके, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वो अच्छे से हैं इनके। जो क्वेश्चन आंसर्स है वो थोड़े, इनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी ट्रिकी है और थोड़ा समझने में मुश्किल होगा। तो मतलब इसके MCQs और कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स ज़्यादा अच्छे हैं, बट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे हैं, बट लॉन्ग थोड़े से अजीब से हैं, तो उनको आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे भी नहीं जाते। एंड वन मोर important point I want to say is that for complete the to be very accurate, आपको 5-6 लाइन के रीजंस नहीं देने हैं। मतलब जो कीवर्ड है, जो आपको कोट्स है ना, अगर आपको कोट्स आ जाए तो कोट्स डाल दो सीधे, स्पेशली फॉर रैप्सोडी। जैसे ये वाला क्वेश्चन, द मैन मेक्स अ कन्फेशन दैट ही इज़ एन अफ्रीकन बिकॉज ही हेट्स द वेस्टेड जर्नी, ये हमारी पोएम में थी वाली लाइन, बट मैंने आगे और मतलब थोड़ा सा एक रीज़न दिया दैट ही डिड नॉट वांट टू बी टर्न डाउन लेटर बिकॉज ऑफ हिज एथनिसिटी, जो कि सही है नाउ। बट अगर आपका एग्जामिनर आप पे लक पे भी डिपेंड करता है, अगर वो स्ट्रिक्ट है ना तो वो आपको, अगर आपने जो सेकंड वाला रीज़न है वही दिया केवल, तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा। बट अगर कीवर्ड है, भले ही आपने सेकंड वाला एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, तो ही इज़ गोइंग टू गिव यू मार्क्स। तो आपको यही है कि मतलब मेन आपको कोट्स याद रखने हैं और वही आप फ्रेम करके डाल सकते हो, और उसके नीचे आप एक्सप्लेनेशन दो 1 या 2 लाइन का, क्योंकि लंबा कोई नहीं पड़ेगा, उल्टा आपका मार्क्स कट सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी है मार्क्स कट करने की, तो क्यों ही करना है लंबे, और फालतू में हम पे टाइम भी नहीं बचता, क्योंकि हम पे मेन ये 1-1 नंबर के हैं। आपको मेन फोकस 10 मार्क्स और 5 मार्क्स वालों में ज़्यादा रखना है, तो 1 मार्क्स के हिसाब से आपको 2 या 3 लाइन में ख़त्म कर देना अपना रीज़न। So guys, that's all for this video. If you have any questions, you can ask in the comments. I am always there to help you. And if you want my pre-board question paper or these notes, you can just tell me in the comment box. I'll provide you. Okay, so see you soon in the next video.